के इस वीडियो के अंदर इंतहाई अहम नोयत के MCQs जो हैं वो शामिल किए गए हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स लेक्चरशिप का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो स्टूडेंट्स BS पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, या फिर किसी NTS और किसी और पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में अपीयर होने वाले हैं और वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो है वो इम्तिहानी तैयारी के सिलसिले में बहुत मुआवन और मददगार जो है वो साबित होंगे। MCQs का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। हमारा आज का टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से कहा जाता है, द टर्म इंटरनेशनल रिलेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जेरेमी बेंथम इन द लेटर पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी। यानी जो इंटरनेशनल रिलेशन की जो टर्म है ये पहली दफ़ा जेरेमी बेंथम ने इस्तेमाल की थी 18वीं सदी के अंदर जो है। इससे पहले जो है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल की जाती थी, जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो इस तरह जो है वो मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल करते रहते थे। लेकिन 18th सेंचुरी के अंदर जो है जेरेमी बेंथम ने फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल रिलेशन की जो इस्तिलाह इस्तेमाल की, तो फिर ये बहुत मारूफ हो गई और आज तक जो है रियासतों के दरमियान बाहमी तल्लुकात के लिए यही टर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। जहाँ तक इंटरनेशनल रिलेशन का जायज़ा लिया जाए और इसका मुताला किया जाए तो ये हकीकत वाज़ी होती है कि जो इंडिविजुअल है, यानी एक फ़र्द है, और जो एक स्टेट है, उसकी ज़रूरियात और उसके इंटरेस्ट, उसके फीचर्स, करैक्टर्स, उसकी जॉयज़ एंड सॉरोज़ वो मिलते जुलते होते हैं। यानी जिस तरह एक फ़र्द है उसकी बहुत खुशियाँ होती हैं, कुछ गम होते हैं, कुछ उसकी ज़रूरियात होती हैं, कुछ उसके मामलात होते हैं, कुछ उसके फ़ीचर्स होते हैं जिससे एक फ़र्द पहचाना जाता है। तो इस तरह हर रियासत जो है उसके भी कुछ इंटरेस्ट होते हैं, हर रियासत के भी कुछ फ़ीचर्स होते हैं जिससे वो पहचानी जाती है, उसके भी कुछ दुख और खुशियाँ होती हैं। तो गोया फ़र्द और स्टेट, यानी इंडिविजुअल एंड स्टेट, दोनों जो हैं वो उनके बहुत सारे मामलात में यकसानियत पाई जाती है। जिस तरह फ़र्द जो है उसकी नेचर है, और इस तरह रियासत की भी नेचर फ़र्द की नेचर से मिलती जुलती है। तो बोथ आर नॉट, जो इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से कहा जाता है कि एन इंडिविजुअल एंड ए स्टेट हैव कॉमन नीड्स, इंटरेस्ट, करैक्टरिस्टिक्स, जॉयज़ एंड सॉरोज़ एंड बोथ कैन नॉट लिव अलोन। यानी ना तो फ़र्द अकेले रह सकता है और ना ही दुनिया की कोई रियासत जो है वो अकेले रह सकती है। जिस तरह फ़र्द जो है उसे भी अपनी मुख्तलिफ़ ज़रूरियात की तकमील के लिए और अपने मसाइल के हल के लिए दूसरे अफराद के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करना पड़ती है, इस तरह रियासत जो है उसे भी अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए और अपने मसाइल के हल के लिए दूसरी रियासतों के साथ मिलजुल कर काम करना पड़ता है। यहाँ तक कि हमने देखा कि जो अमेरिका जैसी जो सुपर पावर है उसे भी जो है वो अपनी बहुत सारी ज़रूरियात जो हैं उनकी तकमील के लिए अपने से कमज़ोर रियासतों के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है। तो गोया जिस तरह कोई फ़र्द है वो अकेले नहीं रह सकता, इस तरह की रियासत भी जो है वो अकेले नहीं रह सकती। इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से कहा जाता है कि इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। द फर्स्ट वन इज़ नैरो एस्पेक्ट एंड द सेकंड इज़ ब्रॉड एस्पेक्ट। इन इसके दो पहलू हैं, एक महदूद पहलू है और एक वसी पहलू है। जब हम इंटरनेशनल रिलेशन को उसके नैरो एस्पेक्ट के हवाले से देखते हैं तो उस वक़्त इंटरनेशनल रिलेशन से मुराद स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होते हैं, यानी ऑफिशियल रिलेशंस होते हैं, जिसमें एक रियासत के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो दूसरी रियासत के ऑफिशियल से मिलकर मामला तय करते हैं। जैसा सफारतकारी है या रियासत की खारजा पॉलिसी होती है, तो ये स्टेट टू स्टेट कॉन्टैक्ट होते हैं। इसमें रियासती एहलकार और रियासती अदारे जो हैं वो मिलकर अपने मामलात जो हैं वो तय करते हैं। जहाँ तक ब्रॉड एस्पेक्ट का तल्लुक़ है तो इसमें बहुत वसी मामलात आ जाते हैं, यानी रियासतों के दरमियान सियासी तल्लुकात, मुआशी, समाजी, इक़्तिसादी, सकाफ़ती तल्लुकात, तफरीही मामलात, यानी हर पहलू जो है वो इसके अंदर शामिल है। और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन की जो डेफिनेशन की जाती है वो ब्रॉड एस्पेक्ट के अंदर ही की जाती है। अगर नैरो एस्पेक्ट को देखा जाए तो फिर इंटरनेशनल रिलेशन का जो नाम है
वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होना चाहिए। लेकिन ब्रॉड एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए ही इस रियासतों के जो बाहमी तल्लुकात हैं उनके लिए इंटरनेशनल रिलेशन की इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक्टर्स एंड प्लेयर्स ऑफ आईआर। एक्टर्स एंड प्लेयर्स ऑफ आईआर यानी आईआर जो है इसके एक्टर्स कौन से हैं, इसके प्लेयर्स कौन से हैं। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टर ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन इज़ सॉवरेन स्टेट। इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत सारे एक्टर्स हैं, लेकिन सबसे अहम और अहम तरीन एक्टर जो है वो है सॉवरेन स्टेट। इसके अलावा यूएनओ इसका बहुत अहम एक्टर है। एनजीओस बेशुमार एनजीओस कैम हैं, वो यूएनओ के एक्टर्स और प्लेयर्स शुमार होती हैं। एमएनसीज़ हैं, मुख्तलिफ अलाइंसीज़ हैं, जिस तरह नेटो है, वारसा पैक्ट है, सीटो है, सेंटो है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये सब जो हैं वो इंटरनेशनल एक्टर्स कहलाती हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स दोनों हो सकते हैं। तो बाज़ हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी ज़ाती हैसियत से बाज़ बैनुल-अक़वामी तल्लुकात के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। वो बैनुल-अक़वामी तल्लुकात को डिस्टर्ब कर देता है या उसकी नोयत को तब्दील कर देता है। जैसा कि माजी के अंदर हमने देखा कि उसामा बिन लादेन जो है उसने इनफरादी तौर पर इनफरादी हैसियत से जो है बैनुल-अक़वामी तल्लुकात पर असर अंदाज होने की जो है वो कोशिश की। तो गोया इंडिविजुअल जो है वो भी इंटरनेशनल रिलेशन का एक अहम एक्टर शुमार होता है। आई एम मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। ये कमर्शियल देना ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चल जाए कि ये एक अहम वीडियो जो है वो आपके लिए किसने तैयार की है। तो मेरा नाम मोहम्मद नवाज वड़ैच है और मैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ। पॉलिटिकल साइंस का मैं तालिब इल्म हूँ, आपकी तरह मैं भी एक तालिब इल्म हूँ। और जो मेरे पास नॉलेज है या जिन चीज़ों को मैं जानता हूँ, मेरी ये कोशिश है कि यूट्यूब के ज़रिए जो है या किसी और चैनल के ज़रिए जो है उनको वक्तन फ़क्तन आप तक पहुंचाया जाए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जो है पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आती है तो उसका रिस्पांस जो है वो ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। अब हम ऑब्जेक्टिव्स के वाले से बात करते हैं जो इस वीडियो के अंदर शामिल हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ द कोल्ड वार बिगिन। नंबर 1 ऑप्शन है आफ्टर वर्ल्ड वार 1, after World War II, before World War II and before World War I। यानी द कोल्ड वार बिगेन यानी जो सर्द जंग है वो शुरू हुई। तो उसका सेकंड ऑप्शन है आफ्टर वर्ल्ड वार II, यानी दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो है कोल्ड वार जो थी वो शुरू हुई। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये जो कोल्ड वार है ये रूस और अमेरिका के दरमियान जो है वो शुरू हुई थी। The next MCQ is in 1962, the USA and USSR almost went to war over the issue of Soviet nuclear weapons in North Korea, Cuba, East Germany, Poland। इस सवाल का मतलब ये है कि 1962 के अंदर जो है जो अमेरिका था और जो USSR था, जो आपस में राइवल थे और इनके दरमियान एक कोल्ड वार की कैफियत जो थी पैदा हो चुकी थी। तो इनके दरमियान उस वक़्त बड़ी संगीन कशीदगी पैदा होगी जब USSR ने कुछ न्यूक्लियर वेपन जो थे वो प्लांट किए। कहाँ किए थे? क्यूबा के अंदर। 1962 के अंदर USSR की तरफ से क्यूबा के अंदर जो है एटमी प्लांट मैं कह रहा हूँ एटमी हथियार जो थे वो नस्ब कर दिए थे, जिनका हदफ जो था वो अमेरिका था। इससे उनके दरमियान शदीद इख्तलाफात जो थे वो पैदा हो गए थे। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ऑप्शन है USA, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड गाना। दोबारा सुनिएगा, नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इसका दुरुस्त जवाब है साउथ अफ्रीका, यानी ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट ऑफ USA ड्यूरिंग गल्फ वार वाज। माजी के अंदर जो है एक गल्फ वार लड़ी गई है, अमेरिका ने जो है वो गल्फ के अंदर एक जंग लड़ी थी। तो उस वक्त जो है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USA? जॉर्ज बुश, जिमी कार्टर, हावर्ड टाफ्ट एंड ग्रोवर क्लेवर। तो इसका
दुरुस्त ऑप्शन है जॉर्ज बुश। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो पैलेस्टाइन है, फ़लस्तीन जो है, इसका सबसे बड़ा जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है? हमास, PLO, अल जिहाद, नन ऑफ दीज। तो इसका दुरुस्त जवाब है हमास। हमास इज़ द लार्जेस्ट पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट ऑप्शन इज हु वाज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान एट द टाइम ऑफ सोवियत इन्वेजन? नूर मोहम्मद, बेबरल कारमल, नजीबुल्लाह एंड मोहम्मद दाऊद। 1979 को जो है जो USSR था उसने अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है वो हमला किया था और अपनी फ़ौजें जो थी वो अफ़गानिस्तान के अंदर उतार दी ताकि उसके ऊपर कब्ज़ा किया जा सके। तो उस वक़्त रूस जो है, जो अफ़गानिस्तान है, उसका सदर था बेबरल कारमल। उस वक़्त अफ़गानिस्तान का सदर था जब रूस की तरफ से अफ़गानिस्तान पर हमला किया गया। व्हाट इज़ हमास? दोबारा उसी से रेलिवेंट है, ये पहले भी एक और तरह से आ सका है। यानी हमास क्या है? ए टाउन, प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल, ए रेडिकल पैलेस्टाइनियन ग्रुप, नन ऑफ दीज। तो हमास जो है ए रेडिकल पैलेस्टाइनियन ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सेकंड ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। थर्ड ऑप्शन है वन नेशन, वन लीडर, वन फ्लैग एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, जो कि 1989 को जो है जो रूनमा हुआ था, 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है 1789 को रूनमा हुआ। और उस वक़्त उस इनकलाब का जो स्लोगन था, जो माटो था उसका, वो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी आज़ादी, मुसावात और भाईचारा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो उसका दुरुस्त जवाब है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द तालिबान केम इनटू पावर इन अफगानिस्तान। इसमें ऑप्शन है 1990, 1992, 1994 एंड 1996। तो इसका दुरुस्त जवाब है 1996, यानी 1996 को जो है तालिबान जो थे उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अपनी बाकायदा हुकूमत जो थी वो कायम कर ली थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्टेड इन 1912, 1914, 1919, 1939, यानी पहली जंग अज़ीम कब शुरू हुई? तो इसका दुरुस्त जवाब है 1914। 1914 के अंदर जो है पहली जंग अज़ीम जो थी वो शुरू हुई थी। और पहली जंग अज़ीम जो है ये एक्सिस पावर्स और अलाइड पावर्स के दरमियान जो थी वो लड़ी गई। तो जो अलाइड पावर्स थी उनको बरतानिया लीड कर रहा था और जो एक्सिस पावर्स थी उन्हें जर्मनी लीड कर रहा था। और आपकी मालूमात के लिए कि जो सल्तनत उस्मानिया थी वो जर्मन ब्लॉक में शामिल हुई और बरतानिया के ख़िलाफ़ जो है उसने जंग लड़ी थी, जिसमें उसको शिकस्त का सामना जो था वो करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ US प्रेसिडेंट हु रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। अमेरिका की जो पूरी तारीख है जो 1789 से शुरू होती है और आज तक 2020 तक पहुंच गई है, तो उसमें सिर्फ एक मौका आया कि जब किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो है अपने ओहदे से रिज़ाइन दे दिया था। इसके अलावा किसी और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो है आज तक अपने ओहदे से रिज़ाइन नहीं दिया। अलबत्ता कुछ लोग जो हैं वो उनका इंतकाल हो गया और वो इस वजह से अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके, लेकिन किसी ने रिज़ाइन नहीं दिया मासवाए एक प्रेसिडेंट के। तो इसमें ऑप्शन है वुडरो विल्सन, रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज बुश एंड नन ऑफ दीज। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है रिचर्ड निक्सन। जब इसके ख़िलाफ़ वाटरगेट स्कैंडल में मुलव्वस होने के हवाले से जो है मुआवजे की तहरीक चली थी,
तो इसने जो है वो रिज़ाइन दे दिया था। तो ये अमेरिका के बाद प्रेसिडेंट है जिन्होंने ओहदा सदारत से जो है वो रिज़ाइन देकर अलहदगी इख्तियार कर ली। नेम द आइडियालॉजी ऑन विच द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम वाज बेस्ड। जो सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर जो है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है, उसकी बुनियाद किस फ़िलासफ़ी के ऊपर, किस आइडियालॉजी के ऊपर रखी गई थी? तो वो है सोशलिज़म और कम्युनिज़म। यानी उसमें ऑप्शन है कैपिटलिज़म, डेमोक्रेसी, सोशलिज़म, कम्युनिज़म और नन ऑफ दिस, ये 4 ऑप्शन हैं। तो जो यूएसएसआर है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है, जिसका क़याम 1917 को अमल में आया था, जब वहाँ पे इनकलाब आया था ज़ार के ख़िलाफ़, तो उसके बाद वहाँ पे कम्युनिज़म जो है वो आया और वहाँ पे कम्युनिस्ट हुकूमत जो थी वो कायम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री एमर्ज्ड ड्यूरिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो ये यूएसएसआर है, ये 1990 के अंदर जो है ये अंदरूनी इंतशार का शिकार हुआ और फिर इसकी डिसइंटीग्रेशन हो गई। तो इसमें ऑप्शन है कि विच कंट्री एमर्ज्ड ड्यूरिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो उसमें ऑप्शन है यूक्रेन, इटली, ईस्ट टिमोर, नन ऑफ दीज। तो यूक्रेन जो है वो यूएसएसआर से अलग होकर जो है एक आज़ाद रियासत जो था वो बन गया था। इसमें और बहुत सारी रियासतें जो थी जो इससे अलग हुई, मिडल ईस्ट की जो रियासतें थी, तो वो रियासतें जो हैं वो इससे अलग हो गई थी और उसमें से एक जो है वो यूक्रेन भी है। व्हेन सोवियत फोर्सेस विथड्रू द अफगानिस्तान, दोबारा सुनिएगा, व्हेन सोवियत फोर्सेस मीन द फोर्सेस ऑफ यूएसएसआर यानी रशिया, व्हेन सोवियत फोर्सेस विथड्रू फ्राम अफगानिस्तान। तो जो सोवियत फोर्सेस जो थी उन्होंने 1779 को जो है अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है कब्ज़ा कर लिया था, वहाँ पे जो है फ़ौजें उतार दी थी। तो फिर वहाँ पे एक मुज़ाहमती तहरीक चली और फिर 1989 को जो है वहाँ से जो रशियन अफवाज थी उनको वहाँ से निकलना पड़ा। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है 1989, यानी सेकंड ऑप्शन जो है इसमें दुरुस्त ऑप्शन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर विजिटेड चाइना फर्स्ट। यानी कौन से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे जिन्होंने सबसे पहले जो है वो चाइना का दौरा किया? लियाकत अली ख़ान, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है हुसैन शहीद सोहरवर्दी। तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के जिन्होंने चाइना का दौरा किया था, जबकि लियाकत अली ख़ान जो थे उन्होंने अपना पहला दौरा जो है वो अमेरिका का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंग्लिश किंग साइंड द मैग्ना कार्टा इन 1215। मैग्ना कार्टा जो है बरतानवी दस्तूरी इर्तिका की इंतहाई अहम दस्तावेज़ है और इस वाले से क्वेश्चन है कि विच इंग्लिश किंग साइंड द मैग्ना कार्टा इन 1215, यानी कौन से बरतानवी बादशाह ने 1215 को मैग्ना कार्टा के ऊपर जो थे वो साइन किए। तो उसमें जेम्स, हेनरी, जॉन और क्रॉमवेल। तो उसमें दुरुस्त जवाब है जॉन, JOHN, जॉन। तो जॉन उस वक्त बादशाह था जिसने 1215 को जो है मैग्ना कार्टा पर दस्तखत किए और उर्दू में जो है मैग्ना कार्टा को मंशूर आज़म जो है कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लास्ट ज़ार ऑफ रशिया वाज। तो जब 1917 को जो है 1917 को रशिया के अंदर कम्युनिस्ट इनकलाब आया था, तो उससे पहले वहाँ पे ज़ार ख़ानदान की हुकूमत थी। वो टाइटल था ज़ार जो है, जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो है TSAR से लिखा जाता है, तो इसको हम ज़ार पढ़ते हैं। द लास्ट ज़ार ऑफ रशिया वाज, तो उस वक्त उनका लास्ट कौन था जो बादशाह था? निकोलस फर्स्ट, पीटर द ग्रेट, अलेक्सिस फर्स्ट, निकोलस सेकंड। तो इसका दुरुस्त जवाब है निकोलस सेकंड। व्हाट वाज द मेन ट्रीटी विच एंडेड वर्ल्ड वार 1
in 1919, यानी कौन सा एक मुआहदा हुआ, ट्रीटी हुआ, जिसके नतीजे में जो है पहली जंग अज़ीम जो थी वो अपने इख्तिताम को पहुंची। तो वो है वर्सेल्स ट्रीटी। ऑप्शन है पेरिस ट्रीटी, वर्सेल्स ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड ट्रीटी ऑफ लेटरन। तो इसमें दुरुस्त जवाब है वर्सेल्स ट्रीटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शिमला ट्रीटी of 1972 converted the ceasefire line into the first option है permanent border, red zone, line of control, line of temporary control। तो ये जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो है एक कश्मीर का मसला चल रहा है, तो जो लाइन कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को, यानी आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के पास कश्मीर का हिस्सा है और मकबूजा कश्मीर से मुराद वो है जिस पर भारत ने गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जो है अपना तसल्लुत कायम कर रखा है, वो जो लाइन जो है जो दोनों हिस्सों को जुदा करती है, उसको पहले जो है वो सीज़ फायर लाइन का नाम दिया गया था, जो यूएनओ की तरफ से दिया गया था। तो 1972 के अंदर जो है जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है शिमला ट्रीटी हुआ, तो उसमें फिर सीज़ फायर लाइन का नाम तब्दील करके लाइन ऑफ कंट्रोल जो है रख दिया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ बेसिक ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ इज, यानी यूएनओ अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसके जो बेसिक ऑर्गन्स हैं, जो बुनियादी इदारे हैं, उनकी तादाद कितनी है? तो दुरुस्त जवाब है 6। द नंबर ऑफ बेसिक ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ इज 6। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान became the member of UNO on September 30, 1947, October 30, 1947, November 30, 1947, December 30, 1947। पाकिस्तान became the member of UNO on, यानी पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर कब बना? तो उसका दुरुस्त जवाब है सितंबर 30, 1947, यानी 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान जो है वो यूएनओ का मेंबर बना था। तो जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ, तो हिंदुस्तान की तकसीम से पहले जो है जो हिंदुस्तान था जिसके ऊपर बरतानिया काबज़ था, तो उसने जो जब यूएनओ कायम हुआ और यूएनओ के जो जिन ममालिक ने यूएनओ के बुनियादी चार्टर के ऊपर साइन किए थे, तो उसमें हिंदुस्तान भी शामिल था। तो इंडिया जो है उसकी वहीं रुकनीयत बहाल रही, जबकि पाकिस्तान को जो है वो नए सिरे से जो है वो यूएनओ की रुकनीयत जो थी वो लेना पड़ी। और दिलचस्प बात यह है कि हमारी हमसाया रियासत अफ़गानिस्तान जो है उसने इस हवाले से जो है पाकिस्तान की मुखालफत की थी। यानी जब हमने यूएनओ के अंदर रुकनीयत लेने की कोशिश की, तो हमारी इस्लामी जो हमसाया रियासत है जिसके ऊपर हम बड़ा मान करते रहते हैं, तो उसकी तरफ से उसकी ज़बरदस्त मुखालफत जो थी वो की गई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन ऑफ द यूएनओ इज कंसीडर्ड एज वर्ल्ड पार्लियामेंट, यानी यूएनओ के 6 ऑर्गन्स हैं, उनमें से कौन सा ऑर्गन है जिसे वर्ल्ड पार्लियामेंट जो है वो कहा जाता है? जनरल असम्बली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जनरल असम्बली जो है उसे जो इंटरनेशनल पार्लियामेंट या वर्ल्ड पार्लियामेंट जो है कहा जाता है। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो आइडियलिस्ट जो फ़िलासफ़र हैं, आइडियलिस्टिक अप्रोच जो है, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की बहुत बड़ी हामी है, तो उनका कहना यह है कि दुनिया के अंदर जो इख्तलाफात चल रहे हैं, जो जंगें हो रही हैं, जो तसादम जारी है, उसका एक हल ये है कि एक आलमी हुकूमत कायम कर दी जाए, और वो आलमी हुकूमत जो है वो दुनिया के अंदर अमन कायम करेगी। तो वो समझते हैं कि जब तक रियासत जैसा अदारा मौजूद है तो ये जंगें जो हैं होती रहेंगी। तो अगर पूरी दुनिया के अंदर एक रियासत कायम कर दी जाए तो जंगों को रोका जा सकता है, जंगों से बचा जा सकता है। तो इस सिलसिले में वो आइडिया पेश करते हैं कि यूएनओ जो है इसको एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा हासिल है, तो इसका जो पहला बुनियादी इदारा है जनरल असम्बली जो है उसको वर्ल्ड पार्लियामेंट का दर्जा दिया जाए, और इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है जो इसका दूसरा बुनियादी इदारा है
उसको वर्ल्ड एग्जेक्टिव यानी आलमी इंतज़ामिया का दर्जा दिया जाए। और फिर इसका यूएनओ के पास ऑलरेडी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और यूएनओ का जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसको वर्ल्ड प्रेसिडेंट का दर्जा जो है दिया जा सकता है। इस तरह एक आलमी हुकूमत कायम की जा सकती है। तो ये एक आइडिया है, मतलब एक तस्वर की हद तक है, प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है कि रियासतें अपनी मुख्तलिफ हैसियत से दस्तबरदार होकर आलमी हुकूमत कायम कर लेंगी, तो प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यूएनओ फार्मली केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो आलमी अदारा है वो कब वजूद में आया? अक्टूबर 24, 1945, नवंबर 24, 1945, दिसंबर 24, 1945, जनवरी 24, 1947। तो इसका दुरुस्त जवाब है अक्टूबर 24, 1945, यानी अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसका अक़वाम मुत्तहिदा पर मुश्तमिल जो आलमी अदारा है जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद कायम हुआ, वो 24 अक्टूबर 1945 को जो था वो वजूद में आया था। और मैं बताता चलूँ कि इसके क़याम का जो बुनियादी मकसद था वो तीसरी आलमगीर जंग को रोकना था। इस हवाले से कहा जा सकता है कि यूएनओ इस हद तक ज़रूर कामयाब हुआ है कि उसने आज तक तीसरी आलमगीर जंग जो है वो शुरू नहीं होने दी। अलबत्ता जो इंडिविजुअल वार्स हैं, स्टेट टू स्टेट जो वार्स हैं वो काफ़ी जो है लड़ी जा चुकी हैं। अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर जंग लड़ चुका है, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो है वो जंग हो चुकी है, ईरान और इराक़ के दरमियान जंग लड़ी जा चुकी है। तो स्टेट टू स्टेट तो बहुत सारी वार्स हो चुकी हैं, लेकिन बहरहाल आलमगीर जंग जो है उससे अभी तक दुनिया महफूज है और उसका क्रेडिट जो है वो बड़ी हद तक जो है वो यूएनओ को दिया जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ? मार्गन थ्यू, कार्ल मार्क्स, हुगो ग्रोशिश, ओपनहाइम। दोबारा सुनिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, यानी नीचे चार मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स के नाम दिए गए हैं जो बैनुल-अक़वामी तल्लुक़ात और बैनुल-अक़वामी कानून के अंदर जो है जिनकी बहुत सारी खिदमात हैं। तो उनमें से किस शख्स को जो है वो फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है? तो उसमें ग्रोशिश जो है वो उसका नाम लिया जाता है, जो इसका तल्लुक़ हॉलैंड के साथ था, नीदरलैंड्स का इससे इसका तल्लुक़ है और इसको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है क्योंकि ग्रोशिश ने जो है बैनुल-अक़वामी क़वानीन की क्लासिफ़िकेशन के सिलसिले में और उनके मतलब मुख्तलिफ जो मामलात हैं उनके हल के सिलसिले में बड़ी अहम खिदमात जो थी वो पेश कर रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ इट्स हेड ऑफिस इन हैग, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन। अक़वाम मुत्तहिदा का जो छठा बुनियादी इदारा है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, हैज़ इट्स हेड ऑफिस इन, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, सदर मुकाम उसका कहाँ पे है? तो वो हैग में है। हैग भी हॉलैंड का शहर है, जो हॉलैंड में वाक़या है। दिलचस्प बात यह है कि यूएनओ के जितने भी ऑफिस हैं, जैसे जनरल असम्बली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, उसका सेक्रेटरीट है, तो जितने भी उसके बुनियादी इदारे हैं सबके हेड ऑफिस जो हैं वो अमेरिका न्यूयॉर्क में वाक़या है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेड ऑफिस जो है वो हैग में वाक़या है जो कि हॉलैंड में वाक़या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी दर्ज झैल मुख्तलिफ वेपन्स के नाम लिखे हुए हैं, कैटेगरी उनकी है, तो उसमें से कौन सा वेपन जो है वो इनमें से कौन सी कैटेगरी जो है वो मैस डिस्ट्रक्शन में शामिल नहीं है? तो इसमें चार ऑप्शन हैं, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, केमिकल एंड कन्वेंशनल वेपन्स। तो दुरुस्त जवाब है कन्वेंशनल वेपन्स, जबकि पहली तीनों कैटेगरी जो हैं वो इंतहाई ख़तरनाक जो है वो तबाही और बर्बादी का सबब बनती है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द यूज़ ऑफ जियोग्राफी एज एन एलिमेंट ऑफ पावर इज कॉल्ड। दोबारा सुनिएगा, द यूज़ ऑफ जियोग्राफी एज एन एलिमेंट ऑफ पावर इज कॉल्ड नेगोशिएशंस,
ग्लोबलिज्म, जियोपॉलिटिक्स, नेशनलिज्म। सवाल दोबारा सुनिएगा कि सवाल का मतलब ये है कि बैनुल-अक़वामी तल्लुकात के अंदर या बैनुल-अक़वामी सियासत के अंदर जोग्राफिया जो है उसका जो इस्तेमाल है वो क्या कहलाता है। अपनी जोग्राफी पोजीशन से फ़ायदा उठाना और उससे अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना या आलमी सियासत के ऊपर असरअंदाज होना, ये क्या है, इसको टर्म के अंदर जो है वो जियोपॉलिटिक्स कहा जाता है। मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि आलमी सियासत के अंदर जैसा कि हम सब के इल्म में है कि पाकिस्तान को बड़ी ख़ुसूसी अहमियत हासिल है। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान का ना तो इतना मुआशी निज़ाम बड़ा मजबूत और मुस्तहकम है, ना हमारा कोई सियासी निज़ाम इतना आइडियल है, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आलमी सियासत के अंदर जो है पाकिस्तान को बड़ी अहमियत हासिल रही है। और ये अभी की बात नहीं है, जब से पाकिस्तान कायम हुआ है आपको पता है कि जो उस वक़्त की जो सुपर पावर्स थी उनकी कोशिश ये थी कि पाकिस्तान के उनके साथ रवाबत हों। रशिया की भी कोशिश थी, अमेरिका की भी कोशिश थी, दोनों ने जो है हमें इनवाइट किया था। तो ये जो अहमियत है पाकिस्तान की आलमी सियासत के अंदर, उसकी सबसे और बुनियादी वजह जो है वो पाकिस्तान की लोकेशन है, वो पाकिस्तान का जोग्राफिया है। जहाँ पे पाकिस्तान वाक़या है, ये आलमी सियासत के अंदर ये ख़ित्ता इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसलिए जब भी दुनिया के अंदर कोई वाक़या रूनुमा होता है, जब कोई बड़ा फ़ैसला लेना होता है, तो उसमें पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके कोई भी बड़ा फ़ैसला जो है वो करना मुमकिन नहीं होता। तो आलमी सियासत जो है वो इस हवाले से वो पाकिस्तान के गिर्द घूमती रहती है। हर मामले के अंदर जो है किसी न किसी एतबार से पाकिस्तान को जो है वो अहमियत हासिल रहती है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमारा मुनफरिद जोग्राफिया है, जिस पर हमें यकीनन जो है वो फ़ख्र है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सपीरियंस्ड ए कल्चरल रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द कोल्ड वार। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये जो कोल्ड वार है ये अमेरिका और यूएसएसआर के दरमियान दूसरी जंग अज़ीम के बाद शुरू हुई और इसका इख्तिताम जो है वो 1990 के अंदर हुआ। तो इस दौरान जो है ये जो इरा है 1945 से लेकर 1990 तक जो है, इस दौरान जो है कौन सा मुल्क जो है वो कल्चरल रेवोल्यूशन से गुजरा था। तो उसमें ऑप्शन है यूएसए, यूएसएसआर, चाइना एंड जापान। तो दुरुस्त ऑप्शन है चाइना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्लिन वॉल सेपरेटेड, दोबारा सुनिएगा, द बर्लिन वॉल सेपरेटेड पोलैंड एंड ईस्ट जर्मनी, यूएसएसआर एंड वेस्ट जर्मनी, फ्रांस एंड वेस्ट जर्मनी, ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन। तो बर्लिन जो है ये शहर है जर्मनी का। तो जब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी जो थे वो आपस में अलग अलग हो गए, वेस्ट जर्मनी के अंदर जो है कैपिटलिज्म था और वो अमेरिकन ब्लॉक में शामिल हुआ। ईस्ट जर्मनी के अंदर जो है सोशलिज्म और कम्युनिज्म था और वो रशियन ब्लॉक के अंदर जो था वो शामिल हो गया था। तो ये हालात की सितमज़रीफ़ी ये हुई कि बर्लिन शहर जो है उसका आधा हिस्सा जो है वो वेस्ट जर्मनी में चला गया और उसका आधा हिस्सा जो था वो ईस्ट जर्मनी के पास चला गया और उसके दरमियान में जो है दीवार बना दी गई। तो ये बड़ी दिलचस्प और अजीब किस्म की कैफियत पैदा हो गई कि लोगों के रिश्तेदार जो थे आधे वेस्ट जर्मनी में थे, आधे ईस्ट जर्मनी में चले गए। लोगों की रिहाइशें जो थी वो ईस्ट जर्मनी में थी और बिज़नेस जो थे वो वेस्ट जर्मनी में चले गए। तो एक बड़ी अजीब किस्म की कैफियत जो थी पैदा हो गई। और फिर 1990 के अंदर जो है जब रशिया जो है वो उसकी डिसइंटीग्रेशन हुई, उसको ज़वाल आया और फिर दीवार बर्लिन जो है उसको तोड़ दिया गया। और फिर कहा जाता है कि लोग जो थे वो दीवार बर्लिन के जो टुकड़े थे, उसकी जो ईंटें थी वो उठाकर अपने घरों में ले गए। और उस वक़्त बड़े जज्बाती मनाज़र जो थे वो देखने को आए कि एक तवील अरसा के बाद जो थे लोग अपने अजीज़ो क़रीब और रिश्तेदारों से जो है वो मिल रहे थे। तो यकीनन ये मनाज़र जो थे बड़े दिलचस्प और जज्बाती हुआ करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली यूएस प्रेसिडेंट हु रिसीव्ड ऑल द इलेक्टोरल वोट्स। दोबारा सुनिएगा, द ओनली यूएस प्रेसिडेंट हु रिसीव्ड ऑल द इलेक्टोरल वोट्स, यानी वो कौन सा एक अमेरिकन सदर है
जिसको इलेक्टरल वोट्स सब के सब मिल गए थे। मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका का जो सदारती इलेक्शन होता है उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस उसकी हैं। तो पहले मरले के अंदर जो है यानी हर 4 साल बाद नवंबर के पहले सोमवार के बाद जो मंगल आता है, जो कमिंग अभी नवंबर है, इसमें इलेक्शन होने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट के, और वहाँ पे जो है वो उस दिन जो है 538 अरकान पर मुश्तमिल एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी इंतखाबी इदारा कायम किया जाता है। और फिर उस इंतखाबी इदारे के जो अरकान होते हैं वो जो सदारती उम्मीदवार होते हैं दूसरी स्टेज के अंदर जाकर उनको वोट कास्ट करते हैं। तो ये जो जॉर्ज वाशिंगटन थे जो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे, ये अमेरिका के वाहिद सदर हैं जिन्होंने उस वक्त जो इलेक्टोरल कॉलेज कायम हुआ था उसके 100% वोट लिए थे। इसके अलावा बाकी जितने भी उम्मीदवार रहे उनमें से कुछ वोट जो हैं वो एक उम्मीदवार ले जाता है, कुछ वो वोट दूसरा उम्मीदवार ले जाता है, लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन जो हैं ये अमेरिका के वाहिद प्रेसिडेंट हैं जिन्हें इलेक्टोरल कॉलेज यानी इंतखाबी इदारे के 100% वोट जो थे वो मिले थे। और जॉर्ज वाशिंगटन जो है ही इज़ द फादर ऑफ यूएसए, ये अमेरिका का जो है फादर ऑफ द यूएसए कहलाता है। और इसी की निगरानी के अंदर, सरपरस्ती के अंदर और इसी की कमांड के अंदर जो है अमेरिका ने बरतानवी तसल्लुत से जो था वो आज़ादी भी हासिल की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वाज साइंड इन। द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वाज साइंड इन। ये जो मॉडर्न नेशनल स्टेट सिस्टम है, ये जो जदीद रियासती निज़ाम है जिसके अंदर आज हम जिंदा हैं, तो इसका आगाज़ जो है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से होता है। तो ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है कब साइन हुआ? इन 1618, 1628, 1638, 1648। तो दुरुस्त जवाब है 1648, 1648 के अंदर ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया पर साइन किए गए थे। और उसके नतीजे में जो है जो मॉडर्न सॉवरन एंड सेकुलर जो नेशनल स्टेट्स हैं उनका क़याम अमल में जो था वो लाया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमेरिकन रेवोल्यूशन एंडेड विद व्हाट ट्रीटी इन 1783। तो जो अमेरिका है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये भी बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत रखा है। न जाने बरतानिया ने कहाँ कहाँ अपने तसल्लुत कायम कर रखे थे और फिर कहाँ कहाँ जो है इसका तसल्लुत ख़त्म हुआ और जो महकूम अक़वाम थी उनको आज़ादी हासिल हुई। तो अमेरिका भी जो है वो बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत था और 4 जुलाई 1776 को जो है अमेरिका ने जो था वो बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ ऐलान आज़ादी कर दिया था। और फिर एक मुख्तसर सी जद्दोजहद के बाद जो है 1783 को जो है बरतानिया जो है उसका तसल्लुत ख़त्म हुआ और अमेरिका जो है वो उसके तसल्लुत से आज़ाद होने में कामयाब हो गया। तो इस जिस मुआहदे के तहत ये कामयाब हुआ, डेट ट्रीटी इज़ कॉल्ड ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस ये होना चाहिए था, जिसमें कंपोजिंग की थोड़ी सी गलती है, ऑफ नहीं लगा हुआ, ट्रीटी ऑफ पेरिस ये होना चाहिए। तो 1783 के अंदर, तो फिर से 1783 के अंदर जो है ये 13 रियासतें थीं जो बरतानवी तसल्लुत से आज़ाद हुई थी। तो उन्होंने फिर कन्फेडरेशन कायम कर ली और वो जो कन्फेडरेशन थी कुछ अर्सा चली। फिर उस कन्फेडरेशन के जो करता धरता लोग थे उनको इस बात का एहसास हुआ कि शायद कन्फेडरेशन जो है उसको कुछ मसाइल का सामना है, तो क्यों ना एक कन्वेंशन बुलाया जाए जिसके अंदर इन मसाइल को ज़ेर बहस लाया जाए और इन मसाइल का हल तलाश किया जाए। तो 1787 को जो है फिलाडेल्फिया के मकाम पर जो है एक कन्वेंशन बुलाया गया जिसमें इन 13 रियासतों के 55 नुमाइंदे शामिल हुए थे। और फिर उसके अंदर जो है ये फैसला किया गया कि कन्फेडरेशन की बजाय क्यों ना इन 13 रियासतों पर मुश्तमिल फेडरेशन कायम कर दी जाए, यानी नीम वफाक को तर्क करके वफाक कायम कर दिया जाए। और फिर उसके ऊपर जब रजामंदी हो गई तो फिर उन्होंने जो है वो नुमाइंदे जो थे उन्होंने अमेरिका का आइन जो था वो तैयार किया और उसमें ये शर्त रखी कि अगर 13 में से 9 रियासतों ने इसकी तस्दीक कर दी तो फिर रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से वफाक कायम हो जाएगा। तो उन्होंने वो जो दस्तूरी मसवदा था वो उन 13 रियासतों की असम्बलियों के पास भेजा। इत्तफाक ये हुआ कि 13 में से 9 रियासतों ने उसकी तस्दीक कर दी
और इस तरह 1789 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से दुनिया के नक्शे के ऊपर एक और रियासत जो थी वो वजूद में आ गई। तो अमेरिकन वफाक जो है, जो आगाज़ में जो है 9 रियासतों पर मुश्तमिल था, फिर एक साल के अंदर अंदर जो है जो बकिया 4 रियासतें थीं उन्होंने भी इस मसवदे पर साइन कर दिए, वो भी इस वफाक का हिस्सा बन गई, और इस तरह अमरीकी वफाक 9 रियासतों से 13 रियासतों पर मुश्तमिल हो गया। और फिर देखा हमने कि वक्त गुजरने के साथ साथ अमरीकी वफाक की इकाइयों में इजाफा होता चला गया, और आज जो है अमरीकी वफाक 50 इकाइयों पर मुश्तमिल है। इस एतबार से ये दुनिया का सबसे बड़ा वफाक है, और इसे दुनिया का कामयाब वफाक भी कहा जाता है, क्योंकि अमेरिकन वफाक जो है उसमें रियासतें शामिल तो हुई हैं, लेकिन कोई रियासत उससे अलग नहीं हुई। तो इस एतबार से उसको दुनिया का कामयाब तरीन वफाक जो है कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज़ ए फेडरेशन ऑफ, हम तो आमतौर पे दुबई कहते हैं, आपको पता है, हमें नहीं पता कि ये जो दुबई है ये तो एक उसकी इकाई है यूएई की। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उसका पूरा नाम है मुत्तहिदा अरब अमारात। पूरा नाम जो है आजकल वो बड़ी ख़बरों में है, मुत्तहिदा अरब अमारात। इसराइल को जो है उन्होंने तस्लीम कर लिया है, उसको प्रोटोकॉल दिया है, तो उस वजह से वो बहुत ख़बरों में है। उसके ऊपर किसी दिन हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो बहरहाल जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वो एक वफाक है, जिस तरह पाकिस्तान एक वफाक है, अमेरिका एक वफाक है, इंडिया एक वफाक है। तो वो 7 जो है वो एमिरेट्स पर मुश्तमिल है। जिस तरह पाकिस्तान के वफाक की जो इकाइयाँ हैं उनको सूबा कहा जाता है, और स्विट्ज़रलैंड का जो वफाक है उसकी इकाइयों को कैंटन कहा जाता है। तो जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है इसकी इकाइयों को एमिरेट्स कहा जाता है, और उनकी तादाद है 7, और उन 7 में से एक दुबई है। यानी दुबई मुल्क का नाम नहीं है, बल्कि वो एक इकाई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। जिस तरह शारजा एक है, इस तरह एक इकाई उसकी जो है वो दुबई कहलाती है। दुबई सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो यहाँ पे बात का हम ये समझते हैं कि शायद दुबई किसी मुल्क का नाम है, तो मुल्क का नाम नहीं, बल्कि ये एक वफाक जो है यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात उसकी एक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबन मिसाइल्स क्राइसिस अकर्ड ड्यूरिंग, यानी क्यूबन मिसाइल्स क्राइसिस जो हैं वो कब रूनुमा हुए? 1960, 1962, 1980, 1990। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो 1962 में 1962 में रूनुमा हुआ था। और क्यूबन क्राइसिस मिसाइल क्या था कि यूएसएसआर जो है उसने क्यूबा के अंदर जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ अपने एटॉमिक मिसाइल जो थे वो नस्ब कर दिए थे, और जिससे ये जो कोल्ड वार थी उसके अंदर बड़ी शिद्दत पैदा हो गई थी, और आलमी अमन को शदीद ख़तरात जो थे वो लाहक हो गए थे, और आलमी अमन एक बहुत बड़े क्राइसिस से जो था वो 2-4 हो गया था। इसको क्यूबन मिसाइल्स क्राइसिस का नाम जो है वो दिया जाता है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज, स्विट्ज़रलैंड जॉइंट द यूएनओ ड्यूरिंग 2001, 2002, 2003, नन ऑफ दीज। तो दुरुस्त ऑप्शन है 2002। तो मैं आपको बताता चलूँ कि स्विट्ज़रलैंड जो है पहले एक गैर जानबदार न्यूट्रल स्टेट थी। जो स्विट्ज़रलैंड है वो यूएनओ की रुकन नहीं थी, वो एक न्यूट्रल स्टेट थी, और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे जो आलमी तनाज़ात होते थे उनके सिलसिले में जो मुज़ाकरात होते थे वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि यूएसएसआर को भी स्विट्ज़रलैंड काबिल कबूल था, और अमेरिका को भी काबिल कबूल था, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड उस वक़्त गैर जानबदार था। इसलिए जो है किसी भी मुल्क को इतराज़ नहीं होता था। तो उसकी गैर जानबदारी की वजह से उसको आलमी सियासत के अंदर जो है बड़ी अहमियत हासिल रही। लेकिन 2002 के अंदर जो है स्विट्ज़रलैंड ने यूएनओ की रुकनीत हासिल कर ली है, और उसकी जो गैर जानबदारी है वो ख़त्म हो चुकी है। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक जो रियासत अपने आप को आलमी सियासत के अंदर गैर जानबदार रखती है और वो यूएनओ के अंदर बतौर न्यूट्रल स्टेट या गैर जानबदार अपने आप को रजिस्टर करवा लेती है, तो उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी जो है वो यूएनओ के ऊपर ऐद होती है।
The next question is the author of the famous book न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरेन पॉलिसी इज, ये किताब का नाम है न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरेन पॉलिसी। तो क्वेश्चन ये है इसका ऑथर जो है, राइटर जो है वो कौन है। तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हेनरी किसिंजर, रोनाल्ड रेगन, जॉर्ज वाशिंगटन, नॉन ऑफ दीज। तो दुरुस्त ऑप्शन है हेनरी किसिंजर। ये अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और पाकिस्तान के हवाले से ये काफ़ी जो है वो सख्त रवैया रखते थे। और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने फ्रांस के साथ जो है एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट का मुआहदा किया ख़रीदारी का, तो इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो थ्रेट किया था। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो मुल्की मफादात की हक़ में डटे रहे और उन्होंने इनकी धमकियों जो है वो धमकी को नज़रअंदाज कर दिया था। तो और जो मुल्की मफादात के लिए जो बेहतर फ़ैसला था उस वक़्त उन्होंने वही फ़ैसला किया और फ्रांस के साथ जो है उस मुआहदे को अमली शक्ल दी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट पीरियड इज़ नाउन एज द सेकंड कोल्ड वार। 1979, 1960, 86, 1979, 1989, 1974, 1989 और 1974 टू 1986। इसको जो है वो सेकंड कोल्ड वार जो है वो है 1979 टू 1986। तो 1979 को क्या वाक़या हुआ? 1979 को दो बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं। एक जो USSR था उसने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था, अपनी फ़ौजें वहाँ पे उतार ली, वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। और दूसरा अहम वाक़या जो है इसी साल रूनुमा हुआ, वो ईरान के अंदर इस्लामी इनकलाब जो है वो वहाँ पे आया और उससे भी जो है आलमी सियासत जो है वो उससे मुतासर हुई। तो इस हवाले से जो है आलमी सियासत के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ वाक़या हुई और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के ऊपर जब रशिया ने अटैक किया और फिर अमेरिका और रूस के दरमियान जो थे वो इख्तिलाफ़ात इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर गए थे और उससे जो है जो कोल्ड वार थी उसके अंदर एक बार फिर शिद्दत पैदा होगी। तो इसलिए इसको सेकंड कोल्ड वार का नाम भी जो है वो इस इरा को जो है दिया जाता है। व्हाट इज़ पैक्स अमेरिकाना? दोबारा सुनिएगा, व्हाट इज़ पैक्स अमेरिकाना, यानी पैक्स अमेरिकाना एक टर्म है। तो इसका क्या मतलब है? एन अमेरिकन मिसाइल, क्या ये किसी अमेरिकन मिसाइल का नाम है? पीस थ्रू अमेरिकन पावर, यानी अमेरिकी ताकत के ज़रिए अमन कायम करने की किसी जदोजहद का नाम है। और डिफीट अमेरिका, या इसका मतलब है कि डिफीट अमेरिका, अमेरिका को शिकस्त दी जाए, या नन ऑफ दीस, या इसमें से कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। तो व्हाट इज़ पैक्स अमेरिकाना का मतलब है पीस थ्रू अमेरिकन पावर्स, यानी दुनिया के अंदर जो है अमेरिकी ताकत के ज़रिए अमन कायम किया जाए, यानी अमेरिका जो है वो अमन कायम करने की अलामत जो है वो समझा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंडिया हैज़ काला पानी एंड सस्ता टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद, यानी ये दो इश्यूज़ हैं इंडिया के अपने हमसाया रियासतों के साथ। वैसे तो अजीब बात है, इंडिया अजीब किस्म का मुल्क है कि उसकी हर हमसाया रियासत के साथ जो है वो इख्तिलाफात चल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हैं, नेपाल के साथ हैं, चाइना के साथ अभी हमने देखा कि उसके बड़े शदीद इख्तिलाफात चल रहे हैं, श्रीलंका के साथ हैं, तो शायद ही कोई मुल्क ऐसा नहीं है, बांग्लादेश के साथ उसके हैं। तो अजीब किस्म की फॉरेन पॉलिसी है, अजीब किस्म की सोच वहाँ पर नज़र आती है कि हमसाया रियासतों के साथ जो है उसने हर हमसाया रियासत के साथ जो है वो कोई ना कोई जो है वो मसला पैदा कर रखा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, इंडिया के लिए ज़ाते खुद अच्छी बात नहीं है और एक ना एक दिन जो है इंडिया इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो उठा सकता है। इंडिया हैज़ काला पानी एंड सस्ता टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो इसका दुरुस्त जवाब है नेपाल, यानी नेपाल के साथ जो है उसके टसल चल रही है और उसके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं जिनका नाम है, जैसा कश्मीर डिस्प्यूट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसका काला पानी और सस्ता के इलाके का नाम है, तो वो नेपाल के साथ उसका चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंटरनेशनल रिलेशन ए ग्लोबल सिस्टम कंटेनिंग टू डोमिनेंट पावर्स is labeled as bipartisan,
बाइपोलर, आइसोलेशनिस्ट, नन ऑफ दीज। सवाल दोबारा सुनिएगा। इन ग्लोबल रिलेशंस यानी इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, इन इंटरनेशनल रिलेशंस बैन अवी तल्लुकात में एक ग्लोबल सिस्टम कंटेनिंग टू डोमिनेंट पावर्स इज लेबल्ड एज, यानी इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है दो बड़ी ताकतें जो हैं जब वो बड़ी गालिब आ जाती हैं तो उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? बाई पार्टीजन, बाईपोलर, आइसोलेशनिस्ट और नन ऑफ दीज। तो वो है बाईपोलर सिस्टम। बाईपोलर सिस्टम एक ऐसा आलमी निज़ाम है जिसमें कोई सी दो रियासतें जो हैं वो पूरी आलमी सियासत के ऊपर गालिब आ जाती हैं। जैसा दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो थे वो आलमी सियासत के ऊपर गालिब आ गए थे और उन्होंने अपनी इजारादारी कायम कर ली थी। तो ये जो सिस्टम है इसको बाईपोलर सिस्टम कहते हैं। ए वेसल स्टेट इज़, ये स्टेट्स होती हैं जैसे फेडरल स्टेट है, कन्फेडरेशन होती है, बनाना स्टेट की टर्म इस्तेमाल होती है। इसका एक टर्म है ये, ए वेसल स्टेट इज़ completely under another state, a member of commonwealth, confederation, none of these। यानी वेसल स्टेट क्या होती है? ऐसी स्टेट जो completely under the control of an other state, जो मुकम्मल तौर पर किसी दूसरी रियासत के मतहत होती है, उसको वेसल स्टेट कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है डेट इज राइट ऑप्शन। इन द रिपब्लिक प्लेटो आर्ग्यूज डेट द आइडिया रूलर इज, आइडिया नहीं है ये दुरुस्त है आइडियल, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। इन द रिपब्लिक जो है प्लेटो जो है उसकी किताब का नाम है द रिपब्लिक। प्लेटो जो कदीम यूनानी फ़िलासफ़र है और वो जो एरिस्टाटल जो है अरस्तू का उस्ताद है और उसकी किताब का नाम है द रिपब्लिक। तो प्लेटो आर्ग्यूज डेट द आइडियल रूलर, ये लफ्ज़ दोबारा सुनिएगा, आइडियल रूलर इज़ द पीपल, ए फिलासफर किंग, ए प्रीस्ट, मैनी रूलर्स। यानी आइडियल रूलर कौन होता है? तो प्लेटो के नज़दीक जो है फ़लसफ़ी किंग यानी फ़लसफ़ी बादशाह जो है वो एक आइडियल रूलर होता है। उसके नज़दीक बादशाह के लिए ज़रूरी है, हुक्मरान के ज़रूरी है कि उसने फ़लसफ़े की आला तालीम जो है वो हासिल की हो। तो ये प्लेटो का जो है वो कहना है जो उसने अपनी किताब जो द रिपब्लिक के अंदर जो है कही है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस अमंग द वेरियस एक्टर्स दैट पार्टिसिपेट्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल सोसाइटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल गवर्नमेंट। दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा। द स्टडी ऑफ द इंटरएक्शंस अमंग द वेरियस एक्टर्स मीन्स वेरियस स्टेट्स दैट पार्टिसिपेट्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? इंटरनेट, यानी मुख्तलिफ जो एक्टर्स हैं, मुख्तलिफ जो प्लेयर्स हैं या मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं उनके दरमियान जो इंटरेक्शन जो होता है उसके मुतालिया का नाम क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो कहलाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू ग्रेट राइवल स्टेट्स इन द, ये बहुत मुश्किल सा लफ्ज़ है, मुझे भी इसके जो है वो तलफ़्फ़ुज़ के अंदर बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये क्या लफ्ज़ है? पेलोपोनेसियन वार, ये जंग का नाम है पेलोपोनेसियन वार। ये जो कदीम यूनान था उसके अंदर ये जंग लड़ी गई थी। तो वो जंग किन स्टेट्स के दरमियान लड़ी गई थी? एथेंस और पर्शिया, एथेंस एंड स्पार्टा, स्पार्टा एंड पर्शिया, नन ऑफ दीज। तो ये जंग जो है एथेंस और स्पार्टा के दरमियान लड़ी गई थी। एथेंस और स्पार्टा क्या है? ये दो सिटी स्टेट्स हैं। यानी कदीम यूनान जो है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का जो यूनान है जिसको हम कदीम यूनान कहते हैं, वो राउंड अबाउट 158 सिटी स्टेट पर मुश्तमिल था, जिनमें 158 शहरी रियासतें हैं। तो उनमें से दो रियासतें थीं, एथेंस और स्पार्टा। एथेंस एक जमहूरियत पसंद रियासत थी और स्पार्टा जो है
वो एक फौजी रियासत फौजी रियासत थी, उसमें आप यूँ समझें कि डिक्टेटरशिप थी। इनके दरमियान जो है ये जंग लड़ी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो वांटेड स्मॉलर कम्युनिटीज सो डैट इट वुड बी ईजियर फॉर पीपल टू कंटेन। ये लफ्ज़ है शायद, ये इसमें जो है वो स्पेलिंग की गलती है, इसको देख लीजिएगा आप भी। इनलाइटनमेंट, द जनरल विल, द स्टेट ऑफ नेचर, परपेचुअल पीस। यानी रूसो जो है, जो एक फ़िलासफ़र है, रूसो वांटेड स्मॉलर कम्युनिटीज़। उसका कहना है कि जो स्टेट्स हैं वो छोटी होनी चाहिए। क्यों छोटी होनी चाहिए? ताकि लोगों को आसानी रहे किसमें, जनरल विल जो है, जो रायामा है, जो मुफादियामा जो है, उसका जायज़ा जो है वो लिया जा सके। तो जनरल विल जो है इसका दुरुस्त जवाब है। द नेक्स्ट है, द कॉन्टिग्यूअस जोन इज़ ए नो मैन्स लैंड, an area of sea beyond territorial waters, open sea, continental shelf। दोबारा सुनिएगा, ए कॉन्टिग्यूअस जोन, कॉन्टिग्यूअस जोन उर्दू में इसको मुतसिला जोन कहते हैं। तो ये क्या है, नो मैन्स लैंड, एन एरिया ऑफ सी बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स, ओपन सी एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो इसका दुरुस्त जवाब है एन एरिया ऑफ सी बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स। तो जो समुंदर होता है उसका जो सहली इलाका होता है उसको टेरिटोरियल सी कहा जाता है, इलाकाई समुंदर उसको कहा जाता है। जो सहली रियासत की मलकियत होता है उसके ऊपर उसकी सॉवरेनिटी कायम होती है, उसका इक़्तिदार उसके ऊपर कायम होता है। तो उससे अगला जो थोड़ा सा समुंदर होता है उसको कॉन्टिग्यूअस जोन कहा जाता है, मुतसिला जोन कहा जाता है। The next question is, Universal Declaration of Human Rights was signed in। Universal Declaration of Human Rights was signed in 1945, 1948, 1960, 1980। तो दुरुस्त जवाब है 1948। यानी बुनियादी हकूक़ का आलमी मंशूर जो है उसके ऊपर 1948 के अंदर जो थे वो साइन किए गए। तो ये जो हमने एब्रीवेशंस की हैं और जो हमने MCQs किए हैं इंटरनेशनल रिलेशन को